सभी विश्वकर्मा अंगीरा जांगीर ब्राह्मणों को जय श्री विश्वकर्मा। समाज से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप सभी को जांगीर ब्राह्मण फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। चिट्ठी दर्द फिराक वाली ले जा। हाय बोलोजिंदगी.com में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इशिता विश्वकर्मा, जिन्होंने अभी 2018-19 की सारेगामा विजेता हैं, और इनका कैसा सफ़र रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, और इनका जो सोशल एक नेचर है, सामाजिक क्षेत्रों में भी इनका जुड़ाव रहा है, उस पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि इशिता अपने मीठी आवाज़ में एक गाना पेश करें हमारे दर्शकों के लिए। जी ज़रूर। तो सबसे पहले हेलो नमस्कार, मैं हूँ इशिता विश्वकर्मा, विनर ऑफ सारेगामापा, और कुछ चंद लाइनें आप सभी लोगों को सुनाना पसंद करूँगी। मरहमी सा चाँद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। वाह, इतनी मधुर आवाज़ है कि मैं कहीं खो गया। थैंक यू। चलिए फिर और बात करते हैं। और भी जो दर्शक आपको पूरा डिटेल नहीं जानते होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे मतलब आपका पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग जो भी है वो कैसे हुआ, क्या भाई बहन कितने हैं, वो कुछ बताएंगे आप? जी एक्चुअली अभी उम्र कम है मेरी, मैं 17 साल की हूँ और 12th क्लास की कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, और जबलपुर मध्य प्रदेश मेरा होम टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरा घर अपना प्रदेश मध्य प्रदेश है, जबलपुर में रहा करती थी पहले। तो ये मतलब स्ट्रगल की बात तो मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट होता है तो स्ट्रगल आता तो ज़रूर है, लेकिन आर्टिस्ट को ये बहुत बड़ा वरदान होता है कि आर्टिस्ट की जो आर्ट है वो जब उसको मज़ा देने लगती है, जैसे मैं अगर गाना गा लेती हूँ तो मेरे सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। और अगर कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, वो अगर पेंटिंग कर ले या अपनी कला की प्रैक्टिस कर ले तो वो सारी दुनिया की हर एक चीज़ भूल जाता है उस वक्त के लिए, सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट्स को ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उनके पास कला है, और ये टैलेंट होना, मैं खुद बहुत भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें कला मिलती है, जिन्हें आर्ट मिलता है, और मैं उनमें से एक हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य वाली बात है। तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो ठीक है, हर आर्टिस्ट की लाइफ में होता है, लेकिन उनका आर्ट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। भाई बहन के बारे में बताया आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी छोटी बहन है और मुझसे 7 साल छोटी है। सो म्यूज़िक में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई वाली है। तो जिस भी फील्ड में इंसान करना चाहे, जो उसका पैशन हो, जिसमें वो जो फील्ड उसका हो, जो वो करना चाहे वो ही करना चाहिए। जैसे मेरा रुझान बचपन से संगीत की तरफ था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे म्यूज़िक की तरफ आगे बढ़ाया, और मेरा खुद की पसंद थी वो, तो शायद आज इस उम्र में मैं इतना कुछ कर पाई।
तो मुझे ऐसा लगता है कि तो जिस भी फील्ड में जाया जाए वो अच्छा होता है। जैसा आपने बताया कि बचपन से आपका रुझान था, तो पहला प्लेटफॉर्म आपका क्या मिला बचपन में? कब स्कूल, कौन से क्लास, कैसे, बाहर में कैसे हुआ? मैं 2.5 साल की थी और मेरी मम्मी भी एक्चुअली सिंगर है और पापा रिकॉर्डिस्ट है मेरी। वाह। तो माहौल मुझे हमेशा मिला और जैसे कहते हैं मुझे जीन्स में मिला है मेरे म्यूज़िक, तो ये बहुत बड़ी मतलब सपोर्ट वाली बात थी मेरे लिए। और मम्मी ने बहुत बचपन में मुझे सुना और तब से मुझे गाने के लिए आगे बढ़ाया। तो यही मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म 2.5 साल की थी, मुझे खुद भी याद नहीं है, 2.5 साल की थी मात्र जब पहली बार तुतला के गाना शुरू किया था। तो मम्मी ने देखा कि हाँ सुर है, समझ है, गा लेती है और बहुत ही इनोसेंट जिसे कहा जाता है, बहुत इनोसेंस भरा गाना मैंने गाया था। तो तब से मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई और मम्मी ने मुझे सीखने के लिए भेजा। तो वो था मेरा पहला परफॉर्मेंस। बचपन में जैसे या पहला शो आपका मतलब कहाँ आपने प्रेजेंट किया? कहाँ, स्कूल के स्टेज पे, बाहर, या कहाँ? मेरी मम्मी शोज़ किया करती थी इन अब्रॉड, तो ये बहुत ही मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला गाना लंदन में गाया था, यूके। शो मम्मी का था, मैं तो छोटी थी इसलिए मम्मी के साथ गई थी। बट वहाँ ऐसा होता था कि जब बीच में एक रेसेस होता था, एक गैप होता था, तो तब सब लोग थोड़ी देर के लिए स्टेज से नीचे चले जाते थे। मैं 2.5 साल की थी और मैं स्टेज पर जाके खुद माइक उठा के मुझे आज भी याद है, मम्मी ऐसा बताती है कि लता जी का बाहों में चले आओ गाना ये गाती थी। ये मैंने तुतला के वो माइक पकड़ के अपनी लाइफ का सबसे पहला गाना गाया था। तो वो था मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गाना, जो मम्मी और सभी लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक 2.5 साल की छोटी सी बच्ची जो जिसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है, वो लता जी का इतना पुराना गाना गा रही है। क्योंकि मम्मी का बचपन से सुना था तो वो मुझे याद हो गया था, कंठस्थ था। तो ये था मेरा पहला प्लेटफॉर्म और मेरे संगीत की पहचान एक तरह से कह लो तो लंदन में परखा था मेरी मम्मी ने मुझे। वहीं से मतलब उन्होंने जाना कि भाई बच्ची ये गा सकती है, बढ़ सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये अब ये बताइए कि सारेगामापा अगर आते हैं तो इसके बारे में भी मैंने सुना है कि लिटिल चैम्प में भी आपने मतलब शायद थोड़ा रनर अप आप रही हैं इससे पहले। नहीं, इस लिटिल चैम्प्स में मैं टॉप 10 में थी। टॉप 10 में। और धीरे धीरे संघर्ष करती गई, मेहनत करती गई। एक्चुअली सारेगामापा एक ऐसा शो है क्योंकि ये सबसे पुराना शो है हमारे इंडिया का रियलिटी शोज़ में, और ये जिस सीज़न की मैं विनर बनी ये 23rd सीज़न था। अच्छा। तो जैसे आप देखते होंगे कि रियलिटी शोज़ के 2nd 3rd सीज़न अभी आ रहे होते हैं, 4th 5th सीज़न, और ये सारेगामापा का 23rd सीज़न था। तो ये सबसे ज़्यादा पुराना प्लेटफॉर्म है और जिससे श्रेया घोषाल, सोनू निगम और कई सारे सिंगर्स बाहर आए हैं। तो हर एक आर्टिस्ट का जो भी इस फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में, उसका एक सपना होता है कि वो कभी सारेगामापा के मंच पे परफॉर्म कर पाए, और इवन मेरा भी था कहीं ना कहीं। और कभी बचपन से मैंने हर तरह के कॉम्पिटिशन्स, हर तरह के ऑडिशंस ट्राई किए और कई में आगे तक गई, फिर एलिमिनेट हो गई। पर मैंने भी कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में सारेगामापा की विनर की ट्रॉफी लिखी होगी। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जब 2014 में सारेगामापा लिटिल चैम्प में आप टॉप 10 में थी, टॉप 10 तक पहुंची हुई, बहुत गर्व की बात है कि टॉप 10 तक उतना कोई आसानी से नहीं पहुंचता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है। लेकिन फिर भी एक वहाँ से उम्मीद आपकी होगी कि नहीं हम और आगे जाएं, फिर वो हम उसमें जाएं, तो थोड़ा सा दुख हुआ होगा कि हम उतना आगे नहीं बढ़े। तो फिर जो आप उसके बाद क्या हुआ? फिर हताशा हुआ, फिर वो क्या सिचुएशन हुआ, फिर आप उसके बाद आप इसमें भाग लिए, फिर एकदम विनर हो गई। तो उस बीच की जर्नी वो हमको बताना चाहें आप दर्शकों को। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि मतलब सारेगामापा की जो मैं विनर बनी ये 6 महीने के बीच का कंपटीशन था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जर्नी सारेगामापा की दौड़ तब से शुरू हो गई थी जब मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स से आउट हुई थी। और जिस दिन आउट हुई थी उस दिन उस मंच से बहुत रोई थी मैं, पहली बात तो, क्योंकि इतने आगे जाकर हार जाना ये बहुत मतलब दुख की बात होती है और बहुत ही ज़्यादा इंसान दिल से हार जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इतने ऊपर, इतने आगे आ जाने के बाद इंसान को लगता है कि अगर इतनी मेहनत किया तो हम और आगे जाएं। तो उस दिन बहुत रोई थी मैं और उस मंच से वादा करके आई थी कि इस मंच पे दोबारा आऊँगी और अब जब आऊँगी तो इतनी जल्दी घर वापस नहीं जाऊँगी।
मुझे नहीं पता कि मैंने वो कैसे समय में या किन नक्षत्रों में कहा था कि मेरी बात इतनी सच हो गई कि उसके बाद मैंने इतने सारे रियलिटी शोज़, कंपटीशन सब ट्राई किए, पर कहीं ना कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते थे। कभी मेरी एज का प्रॉब्लम हो जाता था कि एज छोटी है या एज बड़ी है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं किसी रियलिटी शो में जा ही नहीं पाती थी। और मेरी किस्मत चमकी डायरेक्ट सारेगामापा सीनियर में। और उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ज़िद थी मेरी लिटिल चैम्प्स के हार जाने के बाद, जो ज़िद मेरे अंदर आई थी, जो मुझे गुस्सा मेरे अंदर था, जो एक चाह बढ़ गई थी कि नहीं, अब मुझे मेरा बिल्कुल एक लक्ष्य मिल गया था कि मुझे सारेगामापा में जाना ही है। वो ज़िद ही मुझे लगता है कि शायद ट्रॉफ़ी तक लेकर गई। और 4-5 साल तक बहुत संघर्ष भरा रहा। हर कॉम्पिटिशन्स में ट्राई करती थी, रियाज़ करती थी, मेहनत करती थी, क्लासेस में जाती थी और बहुत मेहनत करती थी। जो बन पड़ता था, जो सही रास्ता दिखता था, हर रास्ते को अपनाती थी। और धीरे धीरे करके मैंने कभी सारेगामापा के ऑडिशन के वक्त भी नहीं सोचा था कि मैं विनर बनूंगी, पर धीरे धीरे जब आगे बनती गई, आगे जाती गई, रास्ते बनते गए, मिलते गए और अच्छा, कहा जाता है कि जो भी कलाकार होते हैं या मतलब बचपन से या स्टार्टिंग से जो भी इसमें कदम रखते हैं, जीतते हैं, मुकाम तक जाते हैं, तो उसमें गार्जियन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। Exactly. तो आपने जैसे कि वो एक स्टेज को छुआ, फिर आप मतलब नीचे आई, फिर वो आप मतलब एक फ्रस्ट्रेशन में आ गई, फिर वो बहुत सा चीज़ें हैं उनको पार करने में गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा होगा आपका। तो आप सुनने में आया कि आपकी माँ का बहुत सपोर्ट, इधर ले जाना, उधर ये करना, ऑडिशन दिलाना, ये करना। तो आप थोड़ा बताएंगे कि माँ का सेक्रीफाइस जो है वो कितना रहा, कैसे हुआ? ये बिल्कुल सच बात है। एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए उसकी माँ का सपोर्ट मिलना बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और एज़ बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी मम्मी मिली जो मेरे म्यूज़िक को समझती है। क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को यही प्रेशर करते हैं कि आप पढ़ाई में जाओ या गवर्नमेंट की जॉब करो या एक सेफ साइड लेके चलो। और म्यूज़िक जैसी फील्ड ऐसी है कि ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। इसमें सारी चीज़ें फिक्स्ड और सारी चीज़ें इतनी सिक्योर्ड नहीं होती। इसमें कभी भी आपका सिक्का चल सकता है, कभी भी आपका सिक्का रुक सकता है। लेकिन ऐसे फील्ड में मेरा रुझान था, मैं चाहती थी कुछ बनना, मैं चाहती हूँ प्लेबैक सिंगर बनना। और मेरे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ने स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अपने काम छोड़कर क्लासेस अटेंड करवाई। क्लास में बाहर मम्मी बैठी रहती थी जब मैं म्यूज़िक क्लास करती थी। 1-2 घंटे मम्मी बाहर बैठ के इंतज़ार किया करती थी। तो नाम भले ही मेरा होता है, पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक स्टार से बड़ा स्टार मेकर होता है। और हमें हमेशा अपने गार्जियन की, अपने माता पिता की, अपने सपोर्टर की हमेशा बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हमारा जो स्ट्रगल होता है, एक आर्टिस्ट का जो स्ट्रगल होता है, वो इतना आसान नहीं होता। तो मेरे स्ट्रगल को इतना आसान बनाने वाली मेरी मम्मी थी। और माँ का नाम आपकी? मेरी मम्मी का नाम तेजल विश्वकर्मा है। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी की, क्योंकि मेरे म्यूज़िक को समझा उन्होंने, मेरे म्यूज़िक को सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे को डांट के रियाज़ करवाया, जिसके बलबूते आज इतना कुछ मुझे मिल पाया। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे पास भगवान की ओर से, मेरी मम्मी के रूप में, और बहुत बड़ी बात है। सही कहा आपने। अच्छा, एक इस पे हम जानना चाहेंगे कि ये सामाजिक क्षेत्रों में आपका कैसे रुझान हुआ? आपका पहले से था, अचानक कुछ मोमेंट हुआ? और एमपी में, मध्य प्रदेश में जो एक लाडो अभियान जो चल रहा है, बाल विवाह, बच्चियों को रोकने का, जो उसको अवेयर करने का, तो उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। तो उससे जुड़ने का या उसके पहले से कुछ सामाजिक में कैसे आपका रुझान है, वो कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली जब मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में गई थी तो ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भले ही टॉप 10 से एलिमिनेट हो गई थी, पर हमारे शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव वाली बात थी, और इवन हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मुझे इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ताकि क्योंकि लोग मुझे जानते थे, मुझे चाहते थे, मुझसे प्यार करते थे, तो अगर मैं उन्हें सही दिशा दिखाती तो वो सभी मेरी बात मानते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
तो मेरा मकसद तब से ही शुरू हुआ जब मुझे इस बात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और जब मैं लोगों से मिली, जब मैंने लोगों को जाना, जो लोग गांव और कस्बों में रहा करते हैं, छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, बस्तियां होती हैं, जहाँ के लोग समझदार होते हैं पर उन्हें जानकारी नहीं होती। जो समझ सकते हैं, जिनको अगर हम बताएं या जिनको हम जागरूक करें, वो अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बताता कोई नहीं है। तो अवेयरनेस की कमी है। ये अवेयरनेस स्प्रेड करना मेरा मेन मोटो था, क्योंकि भारत की जनता सच में टचवुड बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है। उन्हें बस जागरूक करने की देर है। उन्हें अगर सही रास्ता दिखाया जाए तो वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी उंगली थाम के उन्हें आगे तक लेके जाएं। और जो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस की कि हमने जब गाने बनाए और लाडो अभियान पे कई सारे गाने बनाए, गाने गाए, और मेरी एक मैम थी, मैम हैं डॉक्टर शिप्रा सोलेरी मैम। उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे, बहुत ही अच्छे कॉम्पोजिशंस बनाए। उन कॉम्पोजिशंस को हम जाके गाया करते थे बस्तियों में, गांव में। तो इससे एक वर्ड स्प्रेड होता था। जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति में, तो इनका भी एक बहुत ही अच्छा काम है। ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। नेत्रदान, रक्तदान और अंगदान, ये बहुत महादान है, और इसके लिए जागरूकता फैलाना ये बहुत ही अच्छा काम है बेशक। और अगर मैं इसका एक पार्ट बन पा रही हूँ, या मैं ऐसा कहा जा सकता है कि मैं इस पुण्य के बारे में लोगों तक एक मैसेज बन पा रही हूँ, एक कॉन्वर्सेशन बन पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं वो कम्युनिकेटर बन रही हूँ। तो बहुत अच्छी सराहनीय पहल है कि इतनी कम एज में आप समाज के लिए भी सोच रही हैं, और अपना करियर तो देख ही रही हैं। तो बहुत कम लोगों में ऐसा जज्बा होता है। बहुत थैंक्स इसके लिए, हम लोग बधाई देना चाहेंगे बोलो ज़िंदगी। और अब काफ़ी कुछ मतलब कानों में वो मधुर आवाज़ आपकी नहीं गूंज रही है, कुछ देर हो गए हैं, तो हम चाहेंगे कि एंडिंग करें आपका इंटरव्यू को थोड़ा मीठे गाने से। और क्या सुनाना चाहेंगे आप? एक गाना सुनाना चाहूँगी जो कि बहुत हिट हुआ था सारेगामापा में, और मतलब जिसमें जो मेरा गोल्डन मोमेंट था सारेगामापा की जर्नी में, जिसने मेरी कहानी पलट के रख दी सारेगामापा में। 90 स्पेशल था वो, और चिट्ठी ये गाया था मैंने हीना मूवी से लता जी का। तो वो 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। चिट्ठी पंख लगा के उड़ जा, गैर देहत नावे, खैर खबर ले आवे अड़े, खैर खबर ले जावे। चिट्ठी नी दर्द फिराक वाली, ले जा सनेड़ा सुनिहार दा, ओ ले जा संदेसा सुनिहार दा, तैनू वास्ता ए दिल दी पुकार दा। चिट्ठी दर्द फिराक वाली, ले जा सनेड़ा सुनिहार दा, ओ ले जा संदेसा सुनिहार दा। ऐसे गाने गाएंगे तो कहानी तो बदलेगी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मखमली आवाज़ है आपकी, और बोलो ज़िंदगी दुआ करता है कि आप बहुत ही आगे चोटी तक जाएं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ बोलो ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच।